जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी जो हमारा भारतीय संविधान दोस्तों इसकी क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई भी चीज़ आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसकी विशेषताएं होंगी। तो साथियों, ये हमारा 7वां पार्ट है। क्या 7वां पार्ट है? तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जिसको इसकी PDF वगैरह चाहिए वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले। देखिए, प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ ज्ञान आरबीएल डालेंगे, ऐसा लोगो लगा मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, ई बुक्स वाले कॉलम में जाना है, ठीक है। और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों, देखिए सारे ई बुक्स मिल जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर का ई बुक हो, इसके अलावा हिंदी बोली हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा। दोस्तों आपको बता दें, UPSSC यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार ई बुक है, 50 रुपये इसकी भी कीमत है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके है आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। और दोस्तों ये इतिहास हो गया, संपूर्ण भूगोल हो गया। ये है दोस्तों हमारा पॉलिटी जिससे हम पढ़ा रहे हैं। 50 रुपीज़ में आप इसको पे करके, ठीक है, इसे बाहर निकाल के आप प्रिंट भी चाहें तो करवा सकते हैं। तो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जा करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। देखिए, संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसके बारे में आज देखेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला जो इसकी विशेषता है दोस्तों, अभी देखिए, इससे आप सोचेंगे क्या सर इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं? बिल्कुल पूछे आते हैं, और वो क्वेश्चन भी हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है दोस्तों, पहला क्या है विशेषता दोस्तों, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है दोस्तों? ये एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। क्या है? लिखित है, और सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्या है? अपने भारत का है, ठीक है। चलिए समझिए, देखिए, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। आपको हमने बताया कि संविधान किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के द्वारा दोस्तों किसको? संविधान को लिखा भी गया है और संविधान को एक्सेप्ट भी किया गया है, ठीक है। ये भी याद रखें दोस्तों, एक्सेप्ट भी संविधान द्वारा ही इसको मतलब कि अपनाया भी गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और संविधान सभा किसके द्वारा बना था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। देखिए, मैं काफ़ी चीज़ें प्रीवियस वाली आपको रिवाइज भी कराते रहूँगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, ये विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। ये हमारे संविधान की विशेषता भी है, सबसे बड़ा संविधान है, लिखित सबसे बड़ा संविधान है। क्योंकि आपसे पूछ सकता है सबसे पहले कौन सा संविधान लिखा गया, किसका संविधान? तो हमने बताया था अमेरिका का संविधान सबसे प्राचीन संविधान है लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मूल संविधान में आपको बताऊं दोस्तों, जो मूल संविधान था उसमें एक प्रस्तावना थी हमारी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि मूल संविधान में कितने चीजें थी दोस्तों? 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना थी। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये जो अनुसूचियां हैं 4+ हो चुकी हैं। अब कितनी हो गई दोस्तों? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं वर्तमान में। और याद रखें दोस्तों कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही कुछ लोग इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अगर इन संविधानों में कोई फंस गया ना, तो साथियों उसे वकील की सहायता लेनी पड़ती है, और वकील दोस्तों उसको नोच लेते हैं। यानी आपको बता दोस्तों कि वकील के अगर चक्कर में पड़ गए तो देखिए, आप दुनिया इसी में खुश है दोस्तों, उसको वकील और पुलिस का सहारा नहीं लेना पड़ रहा, ठीक है। ये चीज़ समझिए, ठीक है। और इसकी जो जटिलता है इनको समझने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती है। आपको पता है कोई मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे दोस्तों, इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। ये भी आगे आपसे पूछ सकता है कि वकीलों का स्वर्ग किसके संविधान कहते हैं? तो भारतीय संविधान कहते हैं। तो पहली विशेषता क्या है? लिखित एवं विस्तृत संविधान। दूसरा क्या है? कठोर एवं लचीला। देखिए, कठोर एवं लचीला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के क्या हैं चीजें मौजूद हैं। आप बता दें, भारतीय संविधान एक साथ कठोर भी है और लचीला भी है। क्यों? यह कठोर इसलिए क्योंकि कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन होता है भैया, ठीक है। कुछ प्रावधान जो है उनको संशोधन करने के लिए बहुत दोस्तों कठिन चीजों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं ना। इसके लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। और लचीला इसलिए क्योंकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से दोस्तों संशोधित कर देते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। जैसा दोस्तों आपको पता है किसी राज्य का नाम बदलना या किसी राज्य का दोस्तों क्षेत्रफल बदलना, इन सब चीज़ों के लिए साधारण बहुमत, और दोस्तों कोई ऐसा काम करना, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों विशेष बहुमत, विशेष दोस्तों संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है 368 वाले, तो वो बहुत कठिन होता है। इसलिए दोस्तों संविधान को कठोर और लचीला दोनों तरीके से रखा गया है, ठीक है। और तीसरी विशेषता दोस्तों संविधान में प्रस्तावना है। बिल्कुल सही बात है आपकी, संविधान की एक प्रस्तावना है जो दोस्तों संविधान के मूलभूत ढांचे को बताती है, यानी कि संविधान में है क्या अंतर। जैसे आप समझिए, प्रस्तावना का मतलब ये है ना दोस्तों, जैसे आप कोई बुक्स लेके आते हैं तो बुक्स में क्या होता है? एक इंडेक्स होता है,
आप देखा होगा कि भैया सबको लिखा होता है इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली इस बुक के अंदर। तो वैसा ही दोस्तों हम देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में क्या है कि कौन सी हमको स्वतंत्रता है, कौन सी समानता है, कौन से अधिकार दिए गए हैं, क्या बंधुत्व है, क्या धर्म, मतलब कि आपको छोटी चीज़ों में सब कुछ बताया गया कि हमारा संविधान चाहता क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे संविधान की एक प्रस्तावना है। आपको पता होगा कि प्रस्तावना दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव है नेहरू जी का। ठीक है, हमने बहुत अच्छे समझाया था। ये कौन सी बैठक में आया था? तीसरे बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में इसको पेश किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट है। ठीक है, चौथा है मेरे दोस्तों संप्रभुता संपन्न राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये देखिए अभी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। देखिए संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्धारण स्वयं करे। ठीक है, यानी समझिएगा और याद रखेगा भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारतीय जनता में निहित है। ठीक है, और संपूर्ण संप्रभु संपन्न किसको कहते हैं? भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, इसको हम क्या बोलते हैं? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। ठीक, यूपी पुलिस में पूछा गया। देखिए इसका मतलब क्या होता है? देखिए हम किसी के भी दबाव नहीं, आपको याद होगा दोस्तों कि जब आपके यूएसएसआर यानी कि रसिया और दोस्तों यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, यूक्रेन में, है ना, यूक्रेन, ध्यान समझिएगा, यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, तो उस समय दोस्तों अमेरिका ने बहुत प्रेशर भारतीय पर डाला कि भैया आप क्या करिए, रसिया से तेल मत खरीदिए। मगर मेरे दोस्तों आपको यकीन होगा, आपको पता भी होगा कि हमने उसकी एक ना सुनी और हमने रसिया से अभी तक तेल परचेस करते हुए आए हैं। ठीक है, तो क्या है ये कि भैया हम क्या हैं? संप्रभु राष्ट्र हैं। ठीक है, हम क्या है? संप्रभु संपन्न राज्य। भैया हम आपसे क्यों डिसीजन लें? भाई कोई भी मुद्दा होता है तो लो, है ना, जैसे कश्मीर का मुद्दा हम कहते हैं क्या इसको हम खुद सुलझाएंगे, हम दूसरे के पास क्यों जाएं? क्योंकि हम संप्रभु संपन्न राष्ट्र हैं। ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, यानी कि किसी के दबाव में काम न करना। जैसे हम घर पे होते ना, तो क्या हम लोग संप्रभु हैं? भैया नहीं है। मम्मी बोलेंगे आपको यहाँ नहीं जाना, तो हम बोलेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे ना, नहीं जाते, है ना, पापा बोले नहीं जाते, है ना, अगर चले गलती से ना तो भैया फिर ऐसा लाल पीला कर देते ना। तो हम भी संप्रभु संपन्न नहीं, मगर हमारा देश क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, यानी कि किसी के अंडर में काम ना करना। जो हम डिसीजन लेंगे चाहे आंतरिक हो, चाहे घर के अंदर की हो, चाहे घर के बाहर की, उनको हम अपने आप से ही डिसीजन लेंगे, किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा। तो ये होता है संप्रभुता संपन्न राज्य। ठीक है, चलिए अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है? भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? देखिए भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत की शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे, यानी कि भारत पे जो भी शासन करेगा ना वो भारतीय जनता द्वारा ही चुना गया होगा, निर्वाचित किया गया होगा ना। ये चीजें लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का ही शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ये आपने बहुत पहले सुना होगा। ठीक है, यानी कि भारतीय जनता पे जो शासन करेगा वो भारतीय जनता द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, यही क्या है? लोकतंत्र है। गणराज्य क्या होता है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी पदों पर पहुंचने का अधिकार एवं साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष जो अपने यहाँ क्या है? राष्ट्रपति है, एक निर्वाचित होगा जो कि ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक नहीं होगा। गणराज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, अगर उसके अंदर वो योग्यता है दोस्तों, तो कहीं भी पहुंच सकता है। वो राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, एमएलए बन सकता है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ का मेन अध्यक्ष होगा, यानी गणराज्य का मेन अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति कह सकते हैं, वो जनता द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि द्वारा चुना जाएगा, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन की तरह दोस्तों उसका लड़का राजा होगा, फिर राजा रानी है, फिर रानी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो गणराज्य हो गया। ठीक है, गणतंत्र का मतलब अगर सिंपल की भाषा देखिए, अभी यूपीएससी 2014 पूछा गया था कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए हम क्या हैं? गणतंत्र हैं। यानी कि बाप का लड़का दोस्तों राष्ट्रपति है, बाप, फिर बेटा भी राष्ट्रपति बनेगा, मतलब फिर उसका लड़का राष्ट्रपति बनेगा, फिर उसका राष्ट्रपति का राजा समझ लीजिए ना। तो वो दोस्तों भारत में नहीं है। जो हर साल चुनाव होंगे 5 साल में, जो जीतेगा दोस्तों वो बनेगा। ठीक है, संसदीय शासन हमारे यहाँ कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत में संसदीय प्रणाली, ठीक है,
के शासन का प्रावधान है, जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल यानी इंग्लैंड पर आधारित। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2021 के पेपर में। ठीक है, इसी को हम दोस्तों वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें कार्यपालिका की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। किसमें? संसदीय सरकार शासन प्रणाली, संसदीय सरकार में क्या होता है कि इसमें वास्तविक शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं यानी मंत्रिमंडल होता है उसमें निहित होते हैं, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यूपीएसआई में पूछा गया, समझ गए। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों संसद के प्रति उत्तरदायी। जो मंत्रिमंडल होती है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया। और सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम क्या है? राजशाही शासन। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आपका यूपीएसआई में पूछेगा क्वेश्चन है। चलिए अगला है दोस्तों मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या है दोस्तों? आप बता दें कि मूल अधिकार यानी कि आपके अधिकार क्या हैं? आपके ऐसे अधिकार जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इसके अगर इनको कोई छीनता है ना तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ऐसा नहीं कि आप पहले जिला न्यायालय जाएं, फिर है ना, फिर दोस्तों हाई कोर्ट जाएं। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अगर आपके मूल संविधान का कोई उल्लंघन कर रहा है दोस्तों, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हैं। इतनी आपकी अधिकार है। ठीक है, तो यही मूल अधिकार है। इतनी चीज जो अधिकार दिए गए दोस्तों, उन पे अगर कोई किसी प्रकार की आंच आती है तो ठीक है। चलिए याद रखिएगा, मूल अधिकार हमारे संविधान में, ये भी संविधान की विशेषता है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया। ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। ठीक है, मूल अधिकार देखिए, मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, परंतु दोस्तों अब वर्तमान में 6। आपको पता है कि दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाया गया। ठीक है, 300A में डाल दिया गया है। तो ये याद रखें दोस्तों, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। मूल अधिकार दोस्तों अमेरिकी संविधान से प्रेरित यानी अमेरिका से लिए गए। ये भी आपको याद रखना, यूपीएसआई 2021 में ये भी पूछा गया। ठीक है, अब देखिए आपके अधिकार तो हैं मगर कर्तव्य भी बनेंगे कि भैया आप कौन से कर्तव्य आपको करने हैं। ठीक है, तो कर्तव्य भी लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य। और ये कहां से लिए गए आपको बताऊंगा, कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से दोस्तों। ठीक है, यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। कौन से? मौलिक कर्तव्य। आपको बता दें कि ये दोस्तों आपको बताएं तो मूल संविधान में ये एक भी नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 51A में दोस्तों जोड़ा गया। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। वर्तमान में दोस्तों कितने हैं टोटल? तो 10+1 यानी कि टोटल अभी 11 है, भाग 4A में जोड़ा गया। ठीक है, और दोस्तों राज्य के भी कुछ कर्तव्य होंगे कि दोस्तों वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, यानी राज्य सरकार के भी कुछ चीजें होंगी जिससे अपने राज्य को डेवलप करें, उनके कल्याणकारी काम करें। ठीक है, इसके लिए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चीजें दी गई है हमारे संविधान में। ये कहाँ है? तो संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया जिसका दोस्तों पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये 36 से 51 तक दिए गए। आपके यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये यूपीएसआई में पूछा गया और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। चलिए अगला है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों आपको पता है कि भारत की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, ये किसी दबाव में नहीं है। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। बिल्कुल सही। देखिए, भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष में आपको पता सर्वोच्च न्यायालय होगा, फिर उसके नीचे दोस्तों आपको पता है कि उच्च न्यायालय होंगे, फिर उच्च न्यायालय के भी नीचे क्या होंगे? अधीनस्थ न्यायालय, जो कि जिला में होते हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें दोस्तों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे सरकार इन पर दबाव नहीं डाल सकती। ठीक है, सरकार से क्या है दोस्तों? ये स्वतंत्र हैं, सरकार इन पर दबाव नहीं डाल सकती। ठीक है, एकल नागरिकता। दोस्तों सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमारे संविधान की कि एकल नागरिकता है। हम दोस्तों इंग्लैंड की तरह दोहरी नागरिकता नहीं रखते, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं रखते दोस्तों। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई दोस्तों एकल नागरिकता। कहां ली गई? ब्रिटेन से ली गई। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला है वयस्क मताधिकार, यानी कि वयस्क व्यक्ति क्या होगा? मत दे पाएगा। आपको बता दें कि संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही। संविधान लागू होने के समय मतदान करने का अधिकार केवल उन्हें था जो कि दोस्तों 21 साल की आयु पूरी कर चुके हो। आपको पता है जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब आप वोट 21 साल के बाद ही डाल पाते थे, परंतु दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 आया। उसके अनुसार दोस्तों जो संशोधन हुआ उसके बाद मतदान करने की आयु को 21 से घटा के 18 साल कर देगा दोस्तों। और ये संविधान संशोधन 61वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। आपके यूपीएसआई में पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जाएगा।
पंथ निरपेक्ष राज्य दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पंथ निरपेक्ष राज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए संविधान में किसी भी प्रकार के धर्म का कोई खास तौर पर उल्लेख या मान्यता नहीं दी गई है। यानी देखिए धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार का कोई भी दोस्तों धर्म नहीं होगा, वो सबके लिए बराबर रखेगी, सबको बराबर रखेगी, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान कैसा है, मुस्लिम राष्ट्र है, बांग्लादेश कैसा मुस्लिम राष्ट्र है, अफगानिस्तान कैसा है मुस्लिम राष्ट्र है। मगर दोस्तों कोई भारत से पूछे भारत कैसा राष्ट्र है, तो क्या है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, सभी धर्मों को समान तरीके से माना है और स्वीकारा जाता है। मगर दोस्तों पाकिस्तान देखेंगे मुस्लिम राज्य है, राष्ट्र है ना, तो ये चीजें, ईरान मुस्लिम राष्ट्र है, तो सभी आप देखोगे अधिकतर देशों के क्या हैं, धार्मिक राज्य हैं, मगर हम लोग क्या हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत में दोस्तों सभी धर्मों को समान तरीके से माना जाता है, आपको कोई भी पाबंदी नहीं है। समाजवादी राज्य मतलब क्या दोस्तों, कि हित में काम करना, सभी समाज को एक साथ लेकर के चलना, ठीक। समाजवादी शब्द को दोस्तों जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आपको बताते हैं कि समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न वर्गों में समानता समाप्त करके, असमानता, देखिए विभिन्न वर्गों में असमानता उनको समाप्त करके आर्थिक व सामाजिक शोषण को समाप्त करना, ठीक है, यानी गरीबों की हेल्प करना, समाजवादी ठीक विचारधारा के, मतलब गरीबों के लिए भला करना, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी दी गई भैया, जैसे कोई गरीब है उनके लिए योजनाएं चलाओ, ठीक है, योजना चलाइए उनको, जैसे आप देखते राशन मिलता है, पढ़ाई में छूटें मिलती हैं, ये सब चीजें क्या है, समाजवादी के तो उदाहरण है, ठीक है। चलिए अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा दे दोस्तों, आपको बता दें अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा भी करता है हमारा संविधान, ठीक है। इनके लिए दोस्तों आपको पता वैसे असंवैधानिक निकाय भी है दोस्तों, अल्पसंख्यक है ना, विभाग है, ठीक है। मगर दोस्तों संविधान में आपको बता दें कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के पूरे क्या है दोस्तों अधिकार है, यूपीएससी में पूछा गया, यानी वो अपने भाषा को, लिपि को, संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और 30 में क्या कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का भी अधिकार होगा, यानी प्रशासन भी कर सकते हैं और शिक्षण संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मदरसा हो गए, है ना, ये सब क्या है दोस्तों, ये अल्पसंख्यक के ही तो है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है विधि का शासन। देखिए ये आपको याद रखना कि भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक हैं समान, यानी कि कानून के समक्ष क्या है, सब लोग समान है, एक समान, ऐसा नहीं कि आप गरीब हैं अमीर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ब्रिटेन से फिर दोस्तों ये आपके यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। अगला है अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेशन, बिल्कुल सही। देखिए हमने दोस्तों लगभग 60 देशों की यात्रा की थी दोस्तों, 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा था, तब जाकर के दोस्तों लगभग 60 देशों समान है ना संविधान को देखा, पढ़ा, परखा, उनमें जो चीजें जिस संविधान से हमें अच्छी लगी उनको हमने ग्रहण कर लिया और अपने संविधान में दोस्तों उसको हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता बन गई दोस्तों, ठीक है। देखिए बहुत से देशों के संविधानों का अवलोकन कर के उन संविधानों से कुछ अच्छी चीजों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यानी विकेंद्रीकरण व्यवस्था दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें, है ना, अभी चैप्टर आगे आएंगे। देखिए शासन संचालन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने स्थानीय स्वशासन का भी उपबंध किया, जिसमें दोस्तों को पता है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के बारे में हमने इनको किया। 20वां दोस्तों शक्तियों का बंटवारा। देखिए कभी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में ना भिड़े, इनके लिए शक्तियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया कि भैया कुछ कानून है जिसपे आप कानून बनाएंगे और कुछ पे दोस्तों आप बनाइए, और ये कुछ ऐसे होंगे जिन पर दोनों लोग बना सकते हैं, मगर कभी लड़ाई मत करिएगा, लड़ाई करेंगे भैया संघ सूची वाला मान्य होगा, है ना। यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। और दोस्तों अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। चलिए केंद्रोन्मुख संविधान यानी जो संविधान दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना जो शक्तियां हैं दोस्तों वो केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं, यानी केंद्र सरकार को ज्यादा पावर मिलती है और अधिक मतलब खास कर कब जब आपातकालीन स्थितियों में देश चलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह संघात्मक होते हुए भी इसमें क्या है केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति दोस्तों। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः क्या होता है एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है दोस्तों। आपातकाल जब लगता है तो दोस्तों राज्य की चीजें सब समाप्त करके दोस्तों केंद्र का ही आधिपत्य हो जाता है राज्य पर भी, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना दोस्तों ये हम बता चुके हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये देखिए आपके यूपी ट्रिपल एस की सप्लाई इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा दोस्तों मुख्य विशेषता नहीं हमारे संविधान की, कौन सा नहीं है बताइए। त्रिस्तरीय सरकार है, बिल्कुल है दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार हमने बताया स्थानीय स्वशासन में, ठीक है।
सार्वभौम वश मताधिकार बिल्कुल है। राज्य के निदेशक तत्व सिद्धांत ये भी है। सबसे छोटा लिखित संविधान बिल्कुल नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा दोस्तों। क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यही हमारी विशेषता नहीं है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है साथियों, जाइए हमारे ज्ञान आरपीएल ऐप पर, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप जाके प्ले स्टोर से ले सकते हैं। वहाँ दोस्तों आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, ऐसे सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, इतिहास हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों, देरी की इस बात को दोस्तों, इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है संविधान के नाम से, जाकर के दोस्तों वहाँ पर सारी वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।